हे वेलकम टू द AQ क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्टेड वैक्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्टेड वैक्स। ओके, इंट्रोडक्शन। ईयर वैक्स को ही हम क्यूमेन कहते हैं। इज नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑयली सबस्टांस। ये जो ईयर वैक्स होता है वो नेचुरली प्रोटेक्टिव ऑयली सबस्टांस होता है जो कि हमारे ईयर कैनाल के थर्ड पार्ट में प्रोड्यूस होता है। इट फंक्शन टू रिमूव अ स्मॉल पार्टिकल सच एज अ डस्ट एंड अ फॉर्म ऑफ अ कैनाल। ये जो ईयर वैक्स होता है उसका नॉर्मली ये फंक्शन होता है जो हमारे ईयर में स्मॉल फॉरेन पार्टिकल और डस्ट जाएंगे उन्हें रोकना और रिमूव करना। दिस इज अचीव्ड बाय अ सिलियरी हेयर्स। ये जो ट्रैप होता है स्मॉल फॉरेन पार्टिकल को और डस्ट को ये सिलियरी हेयर्स के हेल्प से होता है। डेफिनेशन इसका, एक्सेस कलेक्शन ऑफ अ थिक ईयर वैक्स इज नोन एज अ इम्पैक्टेड वैक्स। जो ईयर वैक्स होता है वो थिक कलेक्टर हो जाता है। जैसे कि ये ईयर वैक्स बनना कोई डिजीज नहीं है, लेकिन ये ईयर वैक्स जम कर ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ पर सॉलिड फॉर्म बना लेगा, वो इम्पैक्टेड वैक्स फॉर्म ले लेगा, वो दिक्कत करेगा हमें। देखिए ये है ईयर वैक्स। सिम्टम्स, डिमिनिश्ड हियरिंग। जिन लोगों को ईयर वैक्स इम्पैक्ट कर जाता है उन लोगों को कम हियरिंग होता है, मतलब कम सुनाई देता है। ऑफ्टन ऑफ अ सडन ऑनसेट आफ्टर द क्लीनिंग द ईयर। ये प्रायः साफ करने पर, जब कान हम साफ करते हैं ईयर को जब हम क्लीन करते हैं तो कभी कभी हम लोग को हियरिंग लॉस होने का संभावना लगता है, जैसे हमें कम सुनाई देता है, मतलब कुछ समय के लिए डिस्कम्फर्ट, जैसे कि असहज होगा। सेल्डम कंप्लेन ऑफ अ पेन अनलेस द वैक्स इज प्रेजिंग ऑन द ड्रम। जो ये वैक्स होता है वो ड्रम के आसपास जाएगा तो हमें डिस्कम्फर्ट फीलिंग होगा, ऐसा कि हमें इरिटेशन फीलिंग होगा। टाइनाइटस ओकेजनली, टाइनाइटस में ये होगा जैसे कि आपका जो ईयर में रिंगिंग साउंड होने लगेगा और बजिंग साउंड होने लगेगा। कभी कभी दोनों ईयर में होगा, कभी कभी एक ईयर में होगा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं और ईयर बजिंग करने लगा, ये सब इस दौरान हमें गाड़ी पर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। रिंगिंग और बजिंग ईयर इज वेरी बैड सिम्टम्स। एजुकेशनल पॉइंट से हमें पढ़ना होगा कि क्या करना चाहिए ईयर में। ओके, वैक्स इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सबस्टांस विच हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ द ईयर कैनाल। जो वैक्स होता है उसका नॉर्मली फिजियोलॉजिकल यही काम है कि वो हमारे ईयर कैनाल को प्रोटेक्ट करता है और ये इम्पोर्टेंट होता है हमारे ईयर के लिए। द ईयर कैनाल इज सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम। और जो ईयर कैनाल होता है वो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम का फैक्टर पर काम करता है, वो अपने आप को साफ करता है। डू नॉट टू use cotton buds as wax is more likely to be pushed back against the eardrum and become impacted। ये कह रहा है कि जो हमारा ईयर होता है वो ऑटोमेटिकली काम करता है, सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है। और हम जब उसमें कॉटन और कुछ बड्स यूज करते हैं, कॉटन का बड्स वैक्स को निकालने के लिए, उसे धक्का देने के लिए वो इम्पैक्टेड कर जाता है हमारे ईयर ड्रम में। ईयर वैक्स ओनली नीड टू बी रिमूव्ड इट इज कॉल्ड सिम्टम्स और अ प्रॉपर व्यू ऑफ द ईयर ड्रम इज नीडेड। ईयर वैक्स ओनली नीडेड टू बी रिमूव्ड इफ इट्स कॉल्ड सिम्टम्स और इन प्रॉपर व्यू ऑफ अ ईयर ड्रम नीडेड। ईयर वैक्स को हम रिमूव करेंगे जब वो ईयर वैक्स कोई सिम्टम्स देने लगेगा, जैसे कि
आवाज़ भारी होना, कम सुनाई देना, आवाज़ ईयर कान से नहीं जाएगा, और ईयर ड्रम में भी कुछ दिक्कत हो जाएगा, एकदम टाइटली फिल हो जाएगा, तब हमें ईयर वैक्स को रिमूव करना ज़रूरी होगा। कभी कभी ये होता है ना, सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम अपने आप काम नहीं करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया और सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम इतना अच्छा से काम नहीं करता है। ये जनरली ओल्डर एज में देखा जाता है। टाइमली ट्रीटमेंट ईयरवैक्स का, इन मोर सीवियर केसेज यूज ऑफ अ कैरियोलिटिक ईयर ड्रॉप फॉर अ 4 to 5 day period of a syringe of advisable। ये कैरियोलिटिक ईयर ड्रॉप आता है मार्केट में, उसे यूज करते हैं। जो कैरियोलिटिक ईयर ड्रॉप होता है वो हमारे ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो मोस्ट ऑक्सीजन होता है ना ईयर में, कंटैक्ट मोस्ट स्किन होता है, उससे कांटेक्ट में जाएगा और रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और खुद ही उसे क्लीन करेगा और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। ये जो ईयर पेन होता है और ऑर्डर आता है, जैसे कि ईयर पेन को रिलीव करेगा, और किसी को ईयर में स्मेल देता है तो उसे रिमूव करेगा। जनरली जो ये ऑर्डर होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ज़्यादा दिन से ये इम्पैक्टेड हो जाता है वैक्स और क्लीनिंग फैक्टर काम नहीं करता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण भी स्मेल आने लगता है। एंड द रिमूवल विद वैक्स हुक ऑल्सो एज अ ऑप्शन। जनरली ईयर ड्रॉप ही यूज करते हैं, और ये हुक वाला भी यूज कर सकते हैं हम जब हमारा ईयर फिलअप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये ईयर में डालकर हुक ये जितना इम्पैक्टेड वैक्स है निकाल रहे हैं। ओके, सेल्फ केयर, ईयर ड्रॉप टू soften earwax कैरियोलिटिक may be used as a only treatment in the mild cases। जो कैरियोलिटिक ईयर ड्रॉप होता है वो माइल्ड ट्रीटमेंट में ही काम करता है। There are many different preparations on the market, none with the clear clinical advantage compared to the other। और दूसरे क्लिनिकल मिलते हैं, जैसे there are many different preparations on the market, none of the any clear clinical advantage compared to the other। जैसे कि कैरियोलिटिक ईयर ड्रॉप से ही हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट मार्केट में मिलता है उससे भी हम इफेक्टिव डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कि ईयर वैक्स को वहाँ ईयर से हम रिमूव कर सकते हैं। ये अगला ऑप्शन है, ये दोनों एक ही पॉइंट में है। और सिंपल होम रेमेडी ओलिव ऑयल, हमारे होम रेमेडी में पहले के टाइम में जब मेडिसिन नहीं थी तो होम रेमेडी चलती थी, और ओलिव ऑयल होता है जो कि वार्म करने के बाद स्पून से हम अपने ईयर में ड्रॉप करेंगे तब वो साफ करेगा। प्रिपरेशन कंटेनिंग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर particularly likely to cause irritation inflammation due to external ear canal and should be avoided। कुछ ऑर्गेनिक केमिकल आता है प्रिपरेशन करने पर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आता है जो हम अपने ईयर में पुट करते हैं इसे साफ़ करने के लिए ईयर वैक्स को, लेकिन कभी कभी ये रिएक्शन कर जाता है और उसके कारण से ये इरिटेशन देने लगता है हमारे ये ईयर में और इन्फ्लेम्ड कर जाएगा, हमारा जो ईयर का पोर्शन होता है इन्फ्लेमेशन कर जाएगा। कभी कभी मोस्टोवाइड वुंड जो होता है वो भी इन्फ्लेमेशन में चला जाएगा। ईयर इरिगेशन, कैसे हम क्लीनिंग करेंगे ईयर को वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ईयर इरिगेशन में। ओके, ईयर इरिगेशन टू इम्प्रूव हियरिंग इन दोज विद इम्पैक्टेड वैक्स। ईयर इरिगेशन टू इम्प्रूव हियरिंग इन दोज इम्पैक्टेड वैक्स। जो ईयर इरिगेशन होता है वो जनरली हम लोग अपने जो हियरिंग का प्रोसेस होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए हम करते हैं। जो इम्पैक्टेड वैक्स होता है उसे बाहर निकालते हैं। द लोवेस्ट प्रेशर पॉसिबल शुड बी यूज्ड, और हल्का प्रेशर यूज करना पड़ता है, नहीं तो अंदर पर ये ईयर ड्रम रहेगा उसमें लग जाएगा तो व्यक्ति हमेशा के लिए
बहरा हो सकता है या डेफनेस के प्रॉब्लम आ सकता है। इट इज़ द बेस्ट एवॉइडेड इफ, अगर ईयर इरिगेशन मेथड है रिमूव करने के लिए, लेकिन ये कब कारीगर है और कब नहीं हमें अब पढ़ेंगे। द ईयर ड्रम इज नॉन और सस्पेक्टेड टू बी परफोरेटेड, जब हमारा ईयर ड्रम सस्पेक्टेड रहेगा और परफोरेटेड रहेगा, जैसे कि ईयर ड्रम जनरली इन्फेक्शन से परफोरेटेड हो जाता है, तो हम उस समय हम इरिगेशन नहीं कर पाएंगे। देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ मास्टोइड सर्जरी क्रोनिक मिडिल ईयर, जो क्रोनिक मिडिल ईयर है वहाँ पर मास्टोइड सर्जरी का हिस्ट्री चेक करना होगा। मास्टोइड बोन होता है, जो ये ईयर हो गया ना, एक मिनट ये हमारा ईयर हो गया, यहाँ पे मास्टोइड बोन होता है। ओके, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, बैक्टीरियल नहीं होता है, तो इसके कारण हम अगर इसका सर्जरी इधर हुआ है तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, इफ पेशेंट इज यूनिलैटरल डिफरेंस, अगर पेशेंट बहरा है, एक साइड से सुनाई दे रहा है, हियरिंग हो रहा है, एक साइड से नहीं हो रहा है, या दोनों साइड से हो रहा है, ये देख कर किया जाता है कि पेशेंट फिर बाद में या पेशेंट के फैमिली वाले आप पर आरोप न लगाएं, ये देख कर किया जाता है कि कोई अगला मत हो जाए। और हिस्ट्री ऑफ रिक्रूटमेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना और टेनाइटस, ये जो बजिंग का साउंड होता है नोज ईयर में, रिंगिंग और बजिंग का साउंड होता है, उसको भी देख कर किया जाता है। और ओटाइटिस एक्सटर्ना में जो ये ईयर होता है वो इन्फेक्शन होता है हमारे आउटर ईयर कैनाल में होता है, इनर आउटर ईयर कैनाल टू हेड पकड़ता है, और जो इसमें का वाटरी होता है लिक्विड वो मूव करता है। इसको हम ओटाइटिस एक्सटर्ना को हम स्यूमस ईयर भी कह सकते हैं। और वहीं जो वाटरी सब्सटेंस जो मूव करता है उसमें बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ हो जाता है कभी कभी, और बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ होने के कारण वहाँ पे ओटाइटिस एक्सटर्ना फॉर्म कर जाएगा, और इस टाइम भी हम ईयर इरिगेशन नहीं कर पाएंगे। ईयर इरिगेशन कब नहीं कर पाएंगे, जब हमारा ईयर परफोरेटेड हो, एक यूनिलेटरल डेफनेस हो, मास्टोइड सर्जरी का कोई हिस्ट्री ना रहा, और ओटाइटिस एक्सटर्ना और टेनाइटिस का कंडीशन ना हो, तब हम ईयर इरिगेशन आराम से कर सकते हैं। ये ईयर इरिगेशन करने वाला सिरिंज।